वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुसूसी डिजिटल अदायगी के निज़ाम ई रूपी का करेंगे आगाज। ई रूपी डिजिटल अदायगी का है कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस मोड। इसे डिजिटल QR कोड या SMS के जरिए मौसूल होने वाले ई वाउचर के जरिए की जाएगी अदायगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज चेन्नई में मद्रास कानून साज कौंसिल की 100वीं सालगिरह तकरीबात में करेंगे शिरकत। एम करुणानिधि की तस्वीर की भी करेंगे नकाब कुशाई। तमिलनाडु में अपने क़याम के दौरान सदर जमहूरिया 4 अगस्त को वेलिंगटन में डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज का भी करेंगे दौरा। 77वें स्टाफ कोर्स के तलबा अफसरान से करेंगे खिताब। पार्लियामेंट के मौजूदा इजलास में लोकसभा में ज़ाब्ता 193 के तहत मुल्क में कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल और इससे मुताल्लिक़ मुख्तलिफ पहलुओं पर किया जाएगा तबादला ख्याल। राज्यसभा में आज इनलैंड वेसल बिल 2021 को बहस और मंजूरी के लिए किया जाएगा पेश। कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र गोवा में 9 अगस्त की सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू में तोसी। केरल से गोवा आने वाले लोगों के लिए नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लाजमी। नई हिदायत के मुताबिक 50% सलाहियत के साथ बार और रेस्तरां खोलने की इजाज़त। जम्मू कश्मीर में हुकूमत ने स्कूलों और कोचिंग सेंटरों को अगली हिदायत तक बंद रखने की दी हिदायत। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में समुद्री हिफाजत, अमरीकी बरकरारी और इंसदाद दहशतगर्दी समेत 3 अहम शोबों में भारत करेगा अपनी तवज्जो मरकूज। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत की संभाली जिम्मेदारी। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के नुमाइंदे ने कहा, बैनुल-अक़वामी अमन व आशती पर अहम चैलेंजों पर काम करने का है मौका। भारत बांग्लादेश रेल राब्ते में एक अहम कदम, हल्दीबाड़ी चिल्लाहाटी रूट पर तिजारती खदमात दोबारा हुई बहाल। स्टोन चिप से भरी 30 डिब्बों वाली भारतीय मालगाड़ी बांग्लादेश के जलपाटी स्टेशन पहुंची। और टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार मुजाहिरा। खवातीन के हॉकी क्वार्टर फाइनल में भारत का ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला जारी। डिस्कस थ्रो में कमलप्रीत कौर मेडल के लिए करेंगी जोर आजमाई। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए अब तफसील से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज से 5 दिन के दौरे पर तमिलनाडु जा रहे हैं। सदर रामनाथ कोविंद आज चेन्नई में मद्रास कानून साज कौंसिल की 100वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत करेंगे। सदर इस यादगारी तकरीब से खिताब भी करेंगे। इसके अलावा सदर जमहूरिया तमिलनाडु के साबिक वजीर आला डॉक्टर क्लाइनार एम करुणानिधि की तस्वीर की नकाब कुशाई भी करेंगे। सदर के दौरे के लिए रियासत में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। सदर कल रियासत के नीलगिरी जिले के लिए रवाना होंगे। 4 अगस्त को वो ओटी के करीब वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज का दौरा करेंगे और जेर तरबियत अफसरान से खिताब करेंगे। वो 77वें स्टाफ कोर्स के तालिब इल्म अफसरान से भी खिताब करेंगे। इसके बाद सदर 6 अगस्त को दिल्ली वापस आ जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई रूपी का आगाज करेंगे। ये एक फर्द मखसूस और मकसद मखसूस डिजिटल अदायगी का हल है। ई रूपी डिजिटल अदायगी का एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस जरिया है। ये QR कोड या SMS स्ट्रिंग पर मबनी ई वाउचर है जो मुस्तफिदीन के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है। इस यकमुश्त अदायगी निज़ाम के सार्फिन कार्ड, डिजिटल अदायगी ऐप या फिर इंटरनेट बैंकिंग तक रसाई की जरूरत के बगैर अपने सर्विस फराहम कुनंदा के मरकज में वाउचर की रकम वसूल कर सकेंगे। इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने UPI प्लेटफॉर्म पर महकमा मालियाती खदमात, वजारत सेहत और खानदानी बहबूद और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के ताउन से तैयार किया है। ये डिजिटल अदायगी हल फलाही खदमात की बदउनवानी से पाक बरहमी को
यूएनई बनाने की सिमत में एक इनकलाबी कदम साबित होगा। वजीर आजम का जोर हमेशा डिजिटल इक़दामात को बड़े पैमाने पर तहरीक देने पर रहा है। अगली खबर पर नजर डालते हैं। गोवा में कोरोना के मामलात को रोकने के लिए लॉकडाउन को 9 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। नई हिदायत के मुताबिक बार और रेस्तरां 50% की गुंजाइश के साथ सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। रियासत में केरल से आने वाले मुसाफिरों के लिए कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी है। हुक्मनामे में कहा गया है कि कोरोना वायरस से मुताल्लिक तमाम पाबंदियां रियासत में जारी रहेंगी। मरकजी इंतजाम वाले खित्ते जम्मू कश्मीर में रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कोविड-19 के हालात का जायजा लेने के बाद तालीमी इदारों को आइंदा हुक्म तक बंद रखने का फैसला किया है। रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कहा है कि स्कूल और कोचिंग मराकज समेत आला तालीमी इदारे आइंदा हुक्म तक बंद रहेंगे। हालांकि तालीमी इदारों को इंतजामी कामों के पेश नज़र टीके की खुराक लेने वाले मुलाजमीन को महदूद तादाद में इदारे में बुलाने की इजाजत दी गई है। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के बाद अब स्कूलों और कॉलेजों को खोलने का सिलसिला भी जारी हो गया है। आज से पंजाब में सभी जमातों के लिए स्कूल खुल रहे हैं। इस दौरान कोरोना की गाइडलाइन पर सख्ती से अमल करना होगा। स्कूलों में बच्चे अपने सरपरस्तों की मर्जी से ही आएंगे और ऑनलाइन क्लासों का मुतबादिल बरकरार रहेगा। पंजाब में 11वीं और 12वीं की जमात के लिए स्कूल पहले ही खुल चुके हैं और रियासत में कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में कमी के पेश नज़र अब छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल खोलने की इजाज़त दे दी गई है। छत्तीसगढ़ में आज से 10वीं और 12वीं के तलबा के लिए स्कूलों को खोला जा रहा है। अभी क्लासेस 50% सलाहियत के साथ चलाई जाएंगी। दूसरी जानिब छत्तीसगढ़ के दूसरे देही इलाकों में क्लास 1 से 5 और 8वीं के तलबा के लिए स्कूल खोले जाने के ताल्लुक से ग्राम पंचायत फैसला कर सकती हैं, लेकिन छठी, 7वीं, 9वीं और 11वीं जमात के लिए स्कूल अभी नहीं खोले जा रहे हैं। और अगर यहाँ पर बात करते हैं उत्तराखंड की, छत्तीसगढ़ में आज से 10वीं और 12वीं के स्कूल खुल रहे हैं और उत्तराखंड में आज से 9वीं से 12वीं तक के तलबा के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं, जबकि छठी जमात से लेकर 8वीं जमात तक के बच्चों के लिए स्कूल 16 अगस्त से खुलेंगे। स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना लाजमी होगा। इस अमल को कराने के लिए हर स्कूल में एक नोडल अफसर बनाया जाएगा। और अगली खबर हिमाचल से है। हिमाचल प्रदेश असेंबली का मानसून इजलास आज से शुरू हो रहा है। असेंबली की कार्रवाई दोपहर 2 बजे शुरू होगी और इजलास की शुरुआत हाल में इंतकाल करने वाले अरकान को खराज अकीदत के साथ किया जाएगा। असेंबली का ये इजलास 13 अगस्त तक चलेगा। असेंबली सदर वेन परमार ने कहा कि इजलास के दौरान मरकज और रियासती हुकूमत की जानिब से जारी कोरोना से मुतालिक गाइडलाइन पर सख्ती से अमल किया जाएगा। उन्होंने ऐवान की कार्रवाई खुशउस्लूबी से चलाने के लिए सभी अरकान से ताउन की अपील की। उन्होंने बताया कि मानसून इजलास के दौरान अरकान असेंबली, अफसरान और मुलाजमीन नीज मीडिया के लोगों की सिक्योरिटी के लिए कोविड प्रोटोकॉल के तहत मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। और वजारत खजाना के मुताबिक जुलाई महीने के दौरान मजमूई तौर पर जीएसटी वसूली 1,16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हुई, जो मईशत में तेजी से हो रही इस्लाहात की तरफ इशारा है। आइंदा महीनों में जीएसटी वसूली में मजीद इजाफे की उम्मीद है। जुलाई में हुई जीएसटी वसूली गुज़िश्ता बरस जुलाई में हुई वसूली से 33% ज्यादा है। मुसलसल 8 महीने तक जीएसटी वसूली 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा थी, लेकिन जून में ये 1 लाख करोड़ रुपए से तजावुज कर गई। जुलाई में ये कुल 1,16,393 करोड़ रुपए हुई, जिसमें मरकजी जीएसटी 22,197 करोड़ रुपए, रियासती जीएसटी
28,541 करोड़ रुपए और जमा जीएसटी 57,864 करोड़ रुपए थी। इसमें अशिया के दरामदात पर हुई 27,900 करोड़ रुपए की वसूली और 7,790 करोड़ रुपए की फीस वसूली शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के मुस्तकीन से बातचीत करेंगे और इस स्कीम के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए रियासत में अवामी शिराकतदारी प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इस मौके पर गुजरात के वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला भी मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम है जिसे वज़ीर-ए-आज़म ने कोविड वबाई अमराज के माशी असरात को कम करने के लिए किया था। इस स्कीम में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आने वाले सभी मुस्तफ़ीदीन को फीकस 5 किलोग्राम इजाफी अनाज दिया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कोरोना के दौरान मुल्क के गरीब और ज़रूरतमंद शहरियों को ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ाई अजनास की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए शुरू की गई वज़ीर-ए-आज़म गरीब कल्याण अन्न योजना की तारीफ की है। उसने इसे दुनिया के बेहतरीन मंसूबों में से एक करार दिया है और कोरोना की आलमी वबा के दौरान भारत सरकार ने सड़क, रेल, आबी और हवाई रास्तों के जरिए मुसलसल काम किया ताकि मुल्क की तमाम रियासतों को अनाज की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जा सके, जिसकी वजह से मुल्क का कोई भी शहरी भूखा न रहे। और अगली खबर पर आइए नजर डाल लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के दरमियान रेल राब्ते के शोबे में एक अहम पेशरफ्त में हल्दीबाड़ी जलपाई रास्ते से कमर्शियल खिदमात बहाल हो गई हैं। स्टोन चिप से लदी 30 डिब्बों वाली भारतीय मालगाड़ी कल बांग्लादेश के जलपाई स्टेशन पहुंची। रेल रास्ता 50 साल से ज़्यादा वक्त से बंद था और यहाँ ये भी बता दें आपको कि हल्दीबाड़ी जलपाई रेल रास्ता भारत और बांग्लादेश के दरमियान 5वां ऐसा रेल रास्ता है जिस पर काम शुरू किया गया है। हल्दीबाड़ी जलपाई रेल लाइन आसाम, मगरबी बंगाल, नेपाल और भूटान से बांग्लादेश माल पहुंचाने के लिए छोटा सा रास्ता है और इस रेल रास्ते के खुल जाने के बाद भारत से स्टोन चिप अनाज, मछली, चूना पत्थर, लकड़ी वगैरह बांग्लादेश को सप्लाई करने में काफ़ी आसानी होगी। बांग्लादेश भी इस रास्ते का इस्तेमाल करके आसानी से अपनी सभी बरामदात वाली अशिया भारत भेज पाएगा। इससे दोनों ममालिक के दरमियान सियाहत को काफ़ी फ़रोग़ मिलेगा और शुमाल मशरक़ी भारत को बैनुल-अक़वामी बाज़ार में जाने के लिए एक नया रास्ता भी मिलेगा। ब्राज़ील में इतवार को हज़ारों अफराद ने 1996 से शुरू हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के खिलाफ मुजाहरा किया और सदर जायर बोल्सोनारो की हिमायत की और रियो डी जेनेरियो में तकरीबन 3000 अफराद ने कोपाकबाना समुद्री साहिल पर मार्च निकाला। ब्राज़ील में 1996 में शुरू हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की बोल्सोनारो तवील अरसे से मुखालफत कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने 2022 के सदारती इंतखाबात में बैलेट पेपर्स के इस्तेमाल की वकालत की। लोगों का कहना है कि हर एक वोट का एक प्रिंट आउट होना चाहिए जिससे धोखाधड़ी से बचा जा सके। तुर्की के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए मुसलसल कोशिशें जारी हैं। इस आग में अब तक तकरीबन 8 अफराद की मौत हो चुकी है और दर्जनों जख्मी हैं। तुर्की के अफसरान ने जंगल की आग की वजूहात की जांच शुरू कर दी है। बुध से पूरे तुर्की में 70 से ज्यादा मकामात पर जंगल की आग की इत्तला मिल चुकी है। मीडिया की खबरों के मुताबिक शदीद गर्मी और तेज हवाओं ने आग को मजीद भड़का दिया है। वहीं कई मकामात पर हेलीकॉप्टर और तैयारों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। आग की वजह से कई रिहायशी इलाके मुतासिर हुए हैं। और खेल की खबरों पर नजर डालें तो टोक्यो ओलंपिक्स में खवातीन हॉकी में क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ जारी है। ख्याल रहे कि मर्द हॉकी के शानदार मुजाहरे के बाद खवातीन हॉकी में भारतीय टीम से काफी उम्मीदें हैं।
एथलेटिक्स में भारत के लिए आज का दिन बहुत अहम है। कमलप्रीत को डिस्क थ्रो में उतरेंगी। अगर वो तमगा जीतने में कामयाब हो गई तो एथलेटिक्स में तमगा जीतने वाली पहली भारतीय बन जाएंगी। क्वालिफाइंग राउंड में कमलप्रीत ने 64 मीटर दौड़ डिस्क फेंका था। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कांसे का तमगा जीतकर तारीख रकम की है। सिंधु ने कांसे के तमगे के मुकाबले में चीन की बंगजियाओ को सीधे मुकाबले में हराने में कामयाबी हासिल की। इसके साथ ही सिंधु 2 ओलंपिक तमगे जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले सिंधु ने 2016 में रियो ओलंपिक में चांदी का तमगा अपने नाम किया था। ओलंपिक मेडल की भूख फतह से तकमील की भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने। रियो ओलंपिक में चांदी का तमगा जीतने वाली सिंधु का शानदार मुजाहिरा टोक्यो ओलंपिक में भी नजर आया। सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में चीन की ही बिंगजियाओ को चारों खाने जीतकर खुद को कांसे का मेडल और मुल्क के खाते में तीसरा तमगा ला दिया। सिंधु ने इस मुकाबले में शुरुआत से ही अपना दम दिखाया, खा वो सर्व की बात हो या नेट्स पर आकर शॉट्स लगाने की, सब में ही सिंधु अव्वल रहीं। सिंधु ने पहला गेम महज 23 मिनट के अंदर 21-13 से जीत लिया। दूसरे सेट में भी सिंधु का जबरदस्त फॉर्म दिखाई पड़ा और उन्होंने चीनी खिलाड़ी ही बिंगजियाओ को दूसरे गेम में 21-15 से शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी। सिंधु की ये कामयाबी नहायत अहम है और इस तरह वो ओलंपिक में 2 मेडल्स जीतने वाली पहली भारतीय खातून खिलाड़ी बन गईं। 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद में पैदा होने वाली सिंधु महज 9 साल की उम्र में गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी से वाबस्ता हो गईं। सिंधु ने 2012 एशिया यूथ अंडर 19 चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जबकि 2016 साउथ एशियन गेम्स में टीम इवेंट में सोने का तमगा हासिल किया। वहीं 2016 रियो ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया, जबकि BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय खातून खिलाड़ी बनी। सिंधु बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी रहीं। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में 1 गोल्ड समेत 5 तमगे रहे। सिंधु की इन हुसूलियाबियों ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार और खेल रत्न से सरफराज किया। जाहिर है कि सिंधु का ये मेडल सिर्फ एक तमगा नहीं बल्कि मुल्क में खवातीन को बाख्तियार बनाने की तस्वीर के साथ ही नौजवान खिलाड़ियों के लिए मिसाल की वो शक्ल है जिसे हर खिलाड़ी अपने अंदर उतारना चाहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। पीवी सिंधु ओलंपिक्स में 2 तमगे जीतने वाली पहली भारतीय खातून खिलाड़ी बन गई हैं। उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। सदर, वजीर आजम और कई मरकजी वुज़रा ने सिंधु को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके सिंधु को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पीवी सिंधु 2 ओलंपिक खेलों में तमगे जीतने वाली पहली भारतीय खातून बन गईं। उन्होंने मुस्तकिल मिजाजी, लगन और उम्दगी की एक नई मिसाल कायम की है। भारत का नाम रोशन करने के लिए उन्हें दिली मुबारकबाद। साथ ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके उन्हें मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हम सब पीवी सिंधु की शानदार कारकर्दगी से बहुत खुश हैं। टोक्यो 2020 में कांसे का तमगा जीतने पर उन्हें मुबारकबाद। वो भारत का फख्र और हमारे बेहतरीन ओलंपियन में से एक हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी सिंधु को इस कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का शानदार खेल, ओलंपिक खेलों में कांसे का तमगा जीतने पर उन्हें मुबारकबाद। इसने मुतादिद मौके पर अपनी शानदार कामयाबी से कौम को फख्र का एहसास दिलाया है। उन्होंने एक बार फिर ये कर दिखाया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी सिंधु को इस कामयाबी पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि शानदार खेल पीवी सिंधु, आपने बार बार खेल के तई अपने बेमिसाल अज़्म और लगन को साबित किया है। उम्मीद है कि आप मुल्क का वक़ार बढ़ाएंगी और हमें आपकी कामयाबियों पर फख्र है।
मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू ने भी सिंधु के लिए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि भारत ने टोक्यो 2020 में अपना तीसरा ओलंपिक तमगा जीता। सिंधु, कांसे का तमगा जीतने पर हमें आप पर फख्र है। आपका दूसरा ओलंपिक तमगा और आपने भारत को फख्र का एहसास कराया है। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने भी पीवी सिंधु को मुबारकबाद पेश की है। और भारतीय हॉकी टीम ने तारीख रकम की है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत क्वार्टर फाइनल में बर्तानिया को 3-1 से शिकस्त देने में कामयाब रहा। टीम इंडिया अब कल सेमीफाइनल में बेल्जियम का मुकाबला करेगी। भारत के 15 रुकनी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का सदर बनने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल नुमाइंदा टी.एस. त्रिमूर्ति ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की तरजीहात का खाका पेश करते हुए कहा कि भारत का जोर आलमी बिरादरी को मुतासर करने वाले मसाइल पर होगा, जिनमें बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी, अमन का तहफ़्फ़ुज़, बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को फ़रोग़ देना शामिल है। भारत इस साल जनवरी से 2 साल की मुद्दत के लिए सलामती कौंसिल का गैर मुस्तक़िल रुकन है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगस्त के महीने में भारत का जहाजरानी सलामती, अमन की बरकरारी और इंसदादे दहशतगर्दी की सरगर्मियों पर खुसूसी जोर रहेगा। और नाज़रीन, पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा पर। राष्ट्रीय सहारा की जो पहली सुर्खी है वो ये है कि टोक्यो ओलंपिक, सिंधु ने तारीख रकम की, जीता कांसा। और वाकई अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पीवी सिंधु की। उन्होंने ओलंपिक्स में 2 तमगे जीतने वाली पहली भारतीय खातून खिलाड़ी भी बन गई हैं। और अगली खबर पर नजर डालते हैं। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की ही ये खबर है कि सऊदी अरब पाबंदी से मुस्तस्ना मुमालिक से ज़ायरीन को उम्रे की इजाज़त मिल गई है। जी हाँ, सऊदी अरब ने पाबंदी से मुस्तस्ना मुमालिक से ज़ायरीन को मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त दे दी है। वज़ारत हज व उम्रा के मुताबिक आइंदा दिनों में 20,000 से ज़ायद गैर मुल्की ज़ायरीन को उम्रे की इजाज़त होगी। और अगली खबर पे नज़र डाल लेते हैं। अगली खबर है कि तालिबान का कंधार एयरपोर्ट पर रॉकेट हमला, तमाम परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। और आपको हम यहाँ ये बता दें कि इसके अगली खबर पर नज़र डाल लेते हैं। अगली खबर हमने ली है रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस से। ये खबर है कि हिंदुस्तान ने संभाली है अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की सदारत की जिम्मेदारी। हिंदुस्तान ने सलामती कौंसिल की सदारत की जिम्मेदारी संभाल ली है। ये खबर हमने ली है इस अखबार से। और अगली खबर पर अगर हम नज़र डालें तो ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की एशियाई ममालिक पर सफरी पाबंदी में फिर से तोसी कर दी गई है। और इसके अलावा अगली खबर पे नज़र डालते हैं। अगली खबर हमने ली है रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस से। ये खबर है कि दिल्ली में जमुना नदी का आबी सतह खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। जी हां, दिल्ली में मुसलसल एक हफ्ते से काफ़ी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से दिल्ली में जमुना नदी का जो आबी सतह का जो खतरे का निशान है वो ऊपर आ गया है, करीब पहुंच गया है इसके। तो ये था अखबारात का जायज़ा। और नाज़रीन, इसके साथ ही खबरनामे में फ़िलहाल हमें इजाज़त दें। आदाब। और नाज़रीन, आइए अब जान लेते हैं, इसके साथ ही आपको यहाँ ये भी बता दें कि आज का दिन उन लोगों और माहिरीन फ़ल्कियात के लिए बहुत ख़ास है जो आसमान के खूबसूरत नज़ारों को देखते हैं और उन पर नज़र रखते हैं। आज सैयारा ज़ुहल ज़मीन के बहुत करीब है और इसे आम दूरबीन के ज़रिए भी देखा जा सकता है। बहुत करीब होने की वजह से सैयारा ज़ुहल इन दिनों वैसे भी बहुत रोशन दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ ज़ुहल के कुछ चांद भी देखे जा सकते हैं। भारतीय वक्त के मुताबिक ये वाक़या आज सुबह तकरीबन 11:30 के करीब होने वाला है। तो नाज़रीन, यहाँ हमें इजाज़त दें। आदाब।